द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से बड़ा संदेश दे गए। 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम मोदी अपने भाषण में ये भी बता गए कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा। प्रधानमंत्री ने साल डेढ़ साल के अंदर रविदास मंदिर का लोकार्पण भी करने का भरोसा दिलाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। साथ ही मंच से दलितों के साथ आदिवासी, ओबीसी और सामान्य मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से बड़ा संदेश दे गए। 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम मोदी अपने भाषण में ये भी बता गए कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा। प्रधानमंत्री ने इस साल डेढ़ साल के अंदर रविदास मंदिर का लोकार्पण भी करने का भरोसा दिलाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की तो संत रविदास के दोहे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न को अपना ध्येय वाक्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं गिनाकर ये भी बता दिया कि बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के काम गिनाकर वो चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महापुरुषों की उपेक्षा की अनदेखी का आरोप लगाकर इसी मंच से दलितों के साथ आदिवासी, ओबीसी और विकास योजनाओं से सामान्य मतदाताओं को भी इसी मंच से साधने की कोशिश की। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। पाताल पानी स्टेशन का नाम कंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। पीएम मोदी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मौके पर यही बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश में दीनहीन, दलित, वंचित समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए हैं जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे
और यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी बड़े चुनावी फायदे की उम्मीद लगा रही है। बीजेपी को भरोसा है कि इससे उसे दलितों के प्रभाव वाली 54 सीटों पर फायदा मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दिवा स्वप्न बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब बीजेपी जो भी जतन करे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। 2009 से शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में 3 बार घोषणाएं कर चुके हैं। दलित वर्ग को झांसा देते रहे। जब दलित वर्ग ने इनकार कर दिया कि हम शिवराज की कोई बात को विश्वास पूर्वक नहीं मानेंगे, तब नरेंद्र मोदी साहब को बुलाना पड़ा और उज्जैन की जगह सागर का स्थान किया गया। शिवराज के चेहरे को जनता ने नकार दिया, इसलिए अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित वर्ग सत्ता की दिशा तय करता है। प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों तो 35 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 54 सीटों पर दलित सीधा असर डालते हैं। बीजेपी ने पहले महापुरुषों के नाम करण और पैसा एक्ट जैसे कदमों से आदिवासियों और अब संत रविदास स्मारक और गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए दलित वोटों को साधने का दाव चल दिया है। देखना ये होगा उसका ये दाव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रीवा में राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में मंच से लाडली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए तीसरी किस्त के 1,000 रुपए जारी किए। इस मौके पर सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना को सोशल क्रांति करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश में सामाजिक क्रांति लाएगी। उन्होंने उसके साथ ही संकेत दिया कि वो रक्षाबंधन के पहले महिलाओं को राखी गिफ्ट के तौर पर कोई बड़ी सौगात देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रीवा में राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में मंच से लाडली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए तीसरी किस्त के रूप में 1,000 रुपए जारी किए हैं। इस मौके पर 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 1,209 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने समारोह से 1,81,000 बैगा भारिया सहरिया जनजाति महिलाओं को पोषण आहार के लिए उनके बैंक खातों में 18 करोड़ 16 लाख रुपए भी जारी किए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहना योजना को अपने और सरकार के लिए बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है, ये कहा। शिवराज ने लाडली बहना योजना को सोशल क्रांति करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश में सामाजिक क्रांति लाएगी। उन्होंने इसके साथ ही संकेत दिया कि वो रक्षाबंधन के पहले महिलाओं को राखी गिफ्ट के तौर पर कोई बड़ी सौगात देंगे। ये सामाजिक क्रांति है। बहनों की जिंदगी में ये पैसा खुशियां लेके आएगा। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं। 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है। 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के मुकाबले सस्ते सिलेंडर की सौगात दे सकते हैं। नारी सम्मान योजना में कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए हर माह और 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा कर रही है। शिवराज इसके मुकाबले लाडली बहना योजना की राशि 3,000 करने का ऐलान कर चुके हैं। अगर वो सस्ते सिलेंडर की सौगात भी देते हैं तो ये उनका कांग्रेस पर एक और मास्टर स्ट्रोक के साथ ही कांग्रेस पर चुनावी काउंटर अटैक हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ना तो लाडली बहना योजना को सामाजिक क्रांति मान रही है, न उसे लगता है कि शिवराज के किसी और ऐलान से कोई नुकसान होने वाला है। चला चली की बेला है तो कुछ भी घोषणा आप कर सकते हैं। जनता भी समझ गई है, जानती है और इनसे क्रुद्ध है, नाराज है, तो कहती है कि दे दो जो मामा दे रहा, ले लो,
फिर तो कमलनाथ जी देंगे ही 1,500 रुपए। कमलनाथ जी की बात पर लोगों को भरोसा है कि आज याद आई है उनको 3 महीने पहले चुनाव के। 17 साल से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं नारियों का सम्मान कर रहे थे, क्यों नहीं लाडली बहना। तो ये क्रांति नहीं हो सकती है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में बने रहने के लिए। बड़े शॉर्ट टर्म योजनाएं हैं ये। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार बनने के पीछे सरकार की महिला हितैषी योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है। उनकी योजनाएं बेटी के जन्म से लेकर बेटी की पढ़ाई, शादी, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी में उन्हें सशक्त बनाती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नया दांव लाडली बहना योजना का चला है। लाडली बहना योजना पर उनका फोकस किस तरह है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी लाडली बहना सेना भी परेड में शामिल होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे ही सामाजिक क्रांति कह रहे हैं। देखना ये है कि इसका कितना चुनावी फायदा बीजेपी को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर पहुंच रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के मजबूत गढ़ों पर हमले बोल रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी ने कांग्रेस के 2 गढ़ों पर सीधा हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड के लाहार के दौरे पर रहे, जहां दोनों ने सीधे गोविंद सिंह को निशाने पर लिया। दोनों ने कहा कि अब गोविंद सिंह की लंका दहन करने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर पहुंच रही है। चुनाव की तारीखें भले ही तय ना हुई हो, दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के मजबूत गढ़ों पर हमले बोल रही है। शुक्रवार को बीजेपी ने कांग्रेस के 2 गढ़ों पर सीधा हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड के लाहार के दौरे पर रहे, जहां दोनों ने सीधे गोविंद सिंह को निशाने पर लिया। दोनों ने कहा कि अब गोविंद सिंह की लंका दहन करने का वक्त आ गया है। कोई लाहौर में नेता आपके और आपके हक के बीच में नहीं आ सकता। जिस पार्टी ने एक घर के अंदर राशि पहुंचाया और जिस सिंधिया परिवार शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा है, जिस शिवराज सिंधिया परिवार के पूर्वज माधव महाराज ने ग्वालियर से भिंड तक रेल की सेवा 100 वर्ष पूर्व लाई थी, जिस माधव महाराज ने आज भी भिंड में जितने भी तालाब और जितने भी बांध है वो सिंधिया स्टेट के समय में बने थे, और उस पूर्वज के वंशज मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड में स्टेडियम लाया, भिंड में पॉलिटेक्निक लाया। आज जब शिवराज सिंह जी और सिंधिया परिवार का मुखिया आपके पास आया है तो लाहौर में खाली हाथ नहीं लेकिन 700 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आया है। तो आप बताओ मुझे कि आने वाले नवंबर में जब वही चेहरे आएंगे जिनको आपने 7 बार देख लिया, जो मानते हैं कि लाहौर उनकी बपौती है, आप मुझे बताओ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, आप तैयार हो परिवर्तन के लिए? लाहौर की सड़कों का दृश्य जैसे जन सैलाब उमड़ रहा हो, और इस सैलाब को देख के आज मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को ये जनता जला के राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहां की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवराज और सिंधिया जिस समय लाहौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गढ़ में गरज रहे थे, ठीक उसी समय छिंदवाड़ा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को चुनौती दे रहे थे। विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का तिलिस्म टूट चुका है। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो वो कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कमलनाथ को चुनाव में मात देने का भी दावा किया है। इसलिए अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक
सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धन भले है उनके पास, और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो दिलीप साहब टूट रहा है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीतेंगे। यदि पार्टी ने कहा कि भाई आपको छिंदवाड़ा लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जीत के बताएंगे। बीजेपी कमलनाथ और गोविंद सिंह जैसे दिग्गजों को चुनाव हराने का दम भर रही है, तो कांग्रेस इसे दिन में सपने देखने जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ और गोविंद सिंह जैसे नेताओं ने जनता की सेवा कर ये मुकाम बनाया है। बीजेपी कुछ भी कर ले, यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। छिंदवाड़ा का नेता जनता का नेता है, गरीबों का नेता है, आदिवासियों का नेता है। क्या ढहाएंगे? जाके काम करा क्या? 18 साल से इनकी सरकार है, क्या काम किया छिंदवाड़ा में बताएं? क्या काम किया इनने लाहौर में बताएं? हर जगह लूटपाट के काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट आदिवासी समाज रहती है छिंदवाड़ा में। उस जगह पर इतनी पिछड़ी जगह को कमलनाथ जी ने जाके चमन बनाया है, गरीबों को रोजगार देने योग्य बनाया है, गरीबों को रोजगार से लगाया है। बता दें बुधनी में ऐसा काम किया हो तो बुधनी भी पिछड़ी जगह है ना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस चुनाव में एक दूसरे पर फोकस कर रही हैं। दोनों इन सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है जिनमें वो लंबे अरसे से हार रही है। इनमें 36 सीटें ऐसी है जहां भाजपा कभी जीती भी नहीं। बीजेपी ने इन्हें आकांक्षी सीटों का नाम दिया है। वहीं कांग्रेस उन 66 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है जहां लगातार बीजेपी जीत रही है। देखना ये है कि एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासियों पर केंद्रित हो भी क्यों ना, सवाल सबसे बड़े वोट बैंक का है। मध्य प्रदेश के कुल वोट का 20% से अधिक हिस्सा आदिवासियों का है। वो जिधर गया उसकी सरकार। आदिवासी वोटों के इसी दबदबे के चलते विश्व आदिवासी दिवस पर सियासी घमासान दिखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासियों को साधने में जुटी रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य जिले अनूपपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो करने के बाद भी जनसभा की, तो कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासियों पर केंद्रित है, हो भी क्यों ना, सवाल सबसे बड़े वोट बैंक का है। मध्य प्रदेश के कुल वोट का 20% से अधिक हिस्सा आदिवासियों का है। वो जिधर गया उसकी सरकार। आदिवासी वोटों के इसी दबदबे के चलते विश्व आदि दिवस पर सियासी घमासान दिखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासियों को साधने में जुटी रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य जिले अनूपपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो करने के बाद जनसभा की, तो कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में विश्व आदि दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ कमलनाथ ने ये बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित में जो भी हुआ कांग्रेस ने किया और बीजेपी सरकार में आदिवासियों की अस्मिता ही खतरे में है। वहीं अनूपपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के हित में किए गए अपनी सरकार के काम गिनाए, तो आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासी भाइयों के हितों को आगे रखा है। आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाए। हमारी सरकार ने पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश देने का निर्णय लिया, पर आज स्थितियां अलग हैं। मुझे आपकी चिंता है। मध्य प्रदेश आदिवासी अपराध की राजधानी बन गया है। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश भी बंद कर दिया गया है। शिवराज सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, ना स्कूल, ना अस्पताल। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ विकास के काम भी कर रही है और दूसरी तरफ जनता की जिंदगी भी बदल रही है। ये वो कांग्रेस है जितने बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैंने 1000 रुपया देना शुरू किया था, इनने वो बंद कर दिए थे। बेटा बेटियों को मैं 25,000 रुपया देता था कंप्यूटर के लिए, वो भी बंद कर दिए थे। सियासत यहीं तक सीमित नहीं रही। शिवराज सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने आदिवासी दिवस को विदेशी कल्चर बता दिया। इसे कांग्रेस आदिवासियों का अपमान बताने में जुट गई है। मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। आदिवासी समाज
हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी, टांट्या मामा को जगह क्यों नहीं दी, रघुनाथ शाह शंकर शाह को जगह क्यों नहीं दी, रानी कमलापति को जगह क्यों नहीं दी। अब तो कांग्रेस फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग तो केवल दुनिया के किसी देश ने प्रयोग किया है उसका अनुसरण करने जा रहे हैं। आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और दुख की बात है आज हम विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। ये हालात है, ये कोई छिपा नहीं है, ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। तो बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी है और उनको कहना कि वो विदेशी है, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूं कि ये आदिवासियों का अपमान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोटों पर कब्जे की कोशिश में है, तो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहा आदिवासी संगठन भी आदिवासी एकता के नाम पर इन्हें संगठित करने में जुटा है। विश्व आदिवासी दिवस इनके लिए आदिवासियों को साधने का सुनहरा मौका था। इसमें किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखना यह है कि आदिवासी इनमें किस पर अपने वोटों की रहमत लुटाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है और सियासी तकरार मची है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस विकास और बेहतर शासन देने के दावों को लेकर आमने सामने है। मोर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने संभाल रखा है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब ये किसी मसले पर आमने सामने न हो। इनके बीच ताजी जुबानी जंग विकास को लेकर है। कमलनाथ शिवराज पर मध्य प्रदेश को पिछड़ेपन के गर्त में झोंकने का आरोप लगा रहे, तो शिवराज उन्हें 2003 और उसके बाद के मध्य प्रदेश पर बहस की खुली चुनौती दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है और सियासी तकरार मची है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस विकास और बेहतर शासन देने के दावों को लेकर आमने सामने हैं। मोर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने संभाल रखा है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब ये किसी मसले पर आमने सामने न हो। इनके बीच ताजा जुबानी जंग विकास को लेकर है। कमलनाथ शिवराज पर मध्य प्रदेश को पिछड़ेपन के गर्त में झोंकने का आरोप लगा रहे हैं, तो शिवराज सिंह उन्हें 2003 और उसके बाद के मध्य प्रदेश पर बहस की खुली चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 साल भी आपके सामने है कि कहां उन्होंने प्रदेश को ढकेला है। हमारे कमजोर वर्ग, आदिवासी वर्ग, हमारा अनुसूचित जाति, प्रदेश की चिंता नहीं है। और शिवराज सिंह जी तो अब 18 साल बाद उनको बहनें याद आ गई, बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। 18 साल तो याद नहीं आए। 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो। 2003 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। कमलनाथ जी आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, गड्ढों में सड़क ढूंढती थी कमलनाथ जी जनता। ग्रामीण सड़कों को अगर मैं मिला लूं तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। उनके समय जब दिग्गी मुख्यमंत्री थे तो बच्चे डिब्बी में पढ़ाई करते थे। आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी है। हमारी विकास दर पिछले साल 18% के ऊपर थी, इस बार 16% के ऊपर है। कमलनाथ जी, जब आपके सहयोगी दिग्गी राजा और आपकी पार्टी की सरकार थी तब बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया। उसको बढ़ा के हमने किया 3,14,000 करोड़ रुपया। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है। विकास पर छिड़ी इस बहस के बीच नीति आयोग ने भी आर्थिक विकास के आंकड़े जारी कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास के दावों पर मोहर लगा दी है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग ने माना है कि एमपी में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी सीमा से बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश में 15.94% अर्थात 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी सीमा से बाहर आए। देश की गरीबी कम करने में एमपी का 10% योगदान है। गरीबी हटाने में मध्य प्रदेश ने 5 साल में ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि कांग्रेस नीति आयोग के आंकड़ों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता को गुमराह करने के लिए सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं। एमपी का कितना विकास हुआ है वो मैदान में जाने पर अपने आप नजर आ जाता है। झूठे आंकड़े दिल्ली से लेके भोपाल तक के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे
जनता के सामने परोसते हैं। सत्य क्या है, मैं तो रोज गांव घूमता हूँ, ग्रामीण लोगों के बीच में रहता हूँ। इतनी बुरी दुर्दशा है कि 18 साल में और पीछे हो गया, गरीबी रेखा में जूझ रहा है, लड़ रहा है। दूसरे आंकड़े नहीं दिखते इनको। ये ढकोसले वाला थोथा विकास, खोखला विकास मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग कई मोर्चों पर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा विकास के दावों का है। कांग्रेस विकास में नाकामी का आरोप लगाकर सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी विकास पर खुली बहस की चुनौती दे रही है। देखना ये है कि जनता विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगाती है या फिर सरकार के विकास के दावों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।